गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 18 जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा और इसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर मैं आज आपको समझाऊंगी। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको पाठ का सार समझा दिया है। आपने वीडियो देखा होगा और यदि नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें और उस पाठ को समझने का प्रयास करें। तो आज हम इस पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। मैं आपको समझा रही हूँ तो बच्चों ध्यान से सुनना। तो इसमें अब प्रश्न है, जातिवाद जाति प्रथा में क्या बुराई है? क्योंकि इस पाठ में जो है जाति प्रथा और दलितों के बारे में ही विस्तार से बताया गया है। अब कहते हैं कि जाति प्रथा में क्या बुराई है। अब जाति प्रथा में बुराई यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है, उनको बांटती है श्रमिकों को, तथा विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की तुलना में ऊंचा नीचा भी मानती है। यह बात संसार के किसी समाज में नहीं पाई जाती। यानी उनको पेशे के आधार पर जो है विभिन्न वर्गों में बांट दिया जाता है और इससे क्या होता है कि वो ऊंच नीच की भावना जो है वो मन में रह जाती है। ये उच्च वर्ग है, ये निम्न वर्ग है, उसको यही काम करना है, मतलब पैतृक काम, अपने पिता का काम अपनाना पड़ता है। तो ऐसे श्रम विभाजन जो है ये प्रथा जो है गलत मानी गई है। फिर प्रश्न आता है, श्रम विभाजन का क्या अर्थ है और यह क्यों आवश्यक है? यानी श्रम विभाजन क्यों आवश्यक है? पहले तो इसका अर्थ क्या है। समाज में कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए श्रम को विभिन्न भागों में बांटना श्रम विभाजन है। यानी समाज का जो काम है सही तरीके से चले। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहते हुए उसे हर काम के लिए किसी न किसी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अब हम हैं, हमें बाल कटवाने हो तो नाई के पास जाते हैं, जूते सिलवाने हो तो मोची के पास जाते हैं, कपड़े सिलवाने हो तो दर्जी के पास यानी समाज में रहते हुए हमें प्रत्येक व्यक्ति को हर काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अपने सारे काम ही स्वयं कर ले ऐसा नहीं होता। तो इसलिए क्या है कि समाज में कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए श्रम को जो है विभिन्न भागों में बांटा गया है, यही श्रम विभाजन है। अब कैसे? कोई शिक्षा देने का काम करता है, कोई खेती करके अन्न का उत्पादन करता है, कोई व्यापार करके जो जरूरत की चीज़ें हैं अन्य लोगों तक पहुंचाता है, कोई रोगियों की चिकित्सा करता है, यानी डॉक्टर होते हैं उनका इलाज करता है। इस प्रकार श्रम विभाजन समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। अभी जो है कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको जो पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो टेस्ट देने पड़ेंगे, क्लियर करने पड़ेंगे, फिर वो डॉक्टर बनेगा। तो कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो ये श्रम विभाजन जो है बांटना जरूरी है। फिर है, पेशे के पूर्व निर्धारण का क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है? यानी पेशे का पूर्व पहले से निर्धारण करना कि व्यक्ति को कौन सा काम करना है वो पहले से ही निर्धारित हो जाए। इसका अर्थ क्या है? कहते कोई व्यक्ति अपने जीवन में क्या पेशा अपनाएगा, यानी कौन सा काम करेगा, इस बात को उसके जन्म से पहले ही तय कर देना पेशे का पूर्व निर्धारण है। अब एक व्यक्ति है, हम कहते हैं ना व्यापारी है, आड़त का काम करते हैं, तो आड़त की दुकान है तो वो कहेंगे कि हमारा बेटा जो है वो इस दुकान पे ही बैठेगा। तो ये पहले से ही निर्धारित हो जाता है, उसने यही काम करना है, यानी पिता जो काम कर रहे हैं वही काम आगे बेटा भी करेगा। तो ये जो पहले से तय हो जाता है उसको कहते हैं पेशे का पूर्व निर्धारण, यानी पहले से निर्धारित कर देना। जाति प्रथा के कारण मनुष्य जीवन भर एक पेशे से कैसे बंध जाता है, ये इसके आगे ही प्रश्न आता है। भारत में पेशे जाति व्यवस्था पर आधारित होने से जो मनुष्य जिस जाति में जन्म लेता है उसे बड़ा होने पर उसी जाति का पेशा अपनाना पड़ता है।
उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती और वह जीवन भर उस पेशे में बंधा रहता है। ये होता है ना, अब जिस जाति में व्यक्ति जन्म लेता है, किसी जाति का काम जो है वो वही करेगा। तो यदि बच्चा उस जाति में जन्म ले लेता है तो उसका तो पेशा पूर्व ही निर्धारित, पहले से ही निर्धारित हो जाता है भी उसे बड़ा होकर के वही काम करना पड़ेगा, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो, वो उस ढंग से कर पाए या ना कर पाए, लेकिन वो उस पेशे से बंध जाता है। फिर है, एक ही पेशे से जीवन भर बंध जाने से क्या हानि उठानी पड़ती है? तो उसमें नुकसान भी होता है। अब हम कहते हैं, अब पिता जो है, जो काम कर रहे हैं, यदि बेटे को वही काम करने के लिए कह दिया जाए तो कई बार उस बच्चे का मन नहीं भी होता काम करने के लिए, तो इससे जो कई नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। अब उसे यदि उस पेशे में उचित अर्थ लाभ नहीं होता, यानी वो काम ढंग से नहीं चलता और कमाई नहीं होती, तो बहुत बार उसके सामने भूखे मरने की स्थिति भी आ जाती है और जीवन भर जो है उसे गरीबी का जीवन जीना पड़ता है, लेकिन दूसरा पेशा अपनाने का अधिकार उसे नहीं होता। अब आता है पैतृक पेशा किसे कहते हैं? पैतृक पेशा, पिता अथवा पूर्वज जिस पेशे को करते हैं, यानी पिता या उनके पूर्वज दादा परदादा जो हैं जिस काम को करते हैं, उसी पेशे को जब पुत्र भी करता है, यानी पुत्र को वही पेशा करना पड़ता है, वही काम करना पड़ता है, उसे पैतृक पेशा कहते हैं। फिर आता है कि हिंदू धर्म की जाति प्रथा में उस संबंध में क्या नियम है? इस पैतृक पेशा के संबंध में क्या नियम है? हिंदू धर्म में जाति प्रथा के अंतर्गत इस बारे में नियम है कि बालक को अपने पिता का पेशा ही अपनाना पड़ता है, उसे छोड़कर दूसरा कोई भी काम करने की अनुमति उसे नहीं होती तथा जीवन भर उसे वही पेशा करना पड़ता है, चाहे वह उसके लिए उपयुक्त हो, सही हो या नहीं हो, उसके लिए उपयोगी है या नहीं है, इस बारे में नहीं सोचा जाता। फिर प्रश्न आता है, श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा में क्या गंभीर दोष है? श्रम विभाजन की दृष्टि से, तो श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा में गंभीर दोष है। जाति प्रथा पर आधारित श्रम विभाजन में मनुष्य की इच्छा का, उसकी व्यक्तिगत रुचि का, उसकी भावना का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। मतलब उससे उस काम में कोई रुचि है यानी इंटरेस्ट है या नहीं है, वह उस काम को कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके मन में इच्छा है उस काम को करने की या नहीं है, इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। उसे अनिच्छापूर्वक वही काम करना पड़ता है, यानी इच्छा न होते हुए भी मजबूरन वह काम करना पड़ता है जो कि उसकी जाति के लोगों ने उसके लिए निर्धारित कर दिया है। फिर आता पूर्व लेख के कारण श्रम के क्षेत्र में क्या समस्या पैदा होती है? पूर्व लेख के अनुसार आदमी को अपनी जाति के लिए पहले से ही जो तय किया गया पेशा है वही अपनाना पड़ता है, चाहे उसमें उसकी रुचि हो या ना हो, वह उस काम को करने के लिए निपुण है या नहीं है, यानी उसे काम करना आता है या नहीं आता है, और वह उस काम को मन लगा के करता है या नहीं करता है। फिर वो कभी क्या करता है, काम भी उसका मन भी नहीं लगता उस काम में, तो उस काम को टाल मटोल करता रहता है, फिर उस काम में वो कुशलता भी प्राप्त नहीं कर सकता, उसे सीख नहीं पाता है। काम का स्तर अच्छा ना होने से फिर समाज को भी हानि उठानी पड़ती है। जब ये सब कुछ होता है भी उसे ढंग से करता ही नहीं है काम को, तो इससे तो समाज को भी नुकसान होता है और उसके अपने घर का गुजारा भी नहीं हो पाता है। फिर प्रश्न, आर्थिक दृष्टि से जाति प्रथा को लेखक ने हानिकारक क्यों माना है? अपनी इच्छा तथा पसंद और कार्य कुशलता के विपरीत काम मिलने पर मनुष्य उस काम में रुचि नहीं लेता, यानी जिस काम को करने की उसकी इच्छा ही नहीं है, उसकी रुचि ही नहीं है, उसके मन में भावना ही नहीं है उस काम को करने की, तो वो उसे कैसे ढंग से कर पाएगा? अगर उसे अच्छी तरह से नहीं कर पाता और काम करने में आनाकानी करने लगता है, भी कोई ना कोई बहाने बनाने लगता है, इससे कार्य का स्तर गिर जाता है,
तो इससे समाज को जो है आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है, यानी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरह जाति प्रथा आर्थिक दृष्टि से भी हानिकारक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य में अपने काम को करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। फिर आता है प्रश्न, डॉक्टर अंबेडकर के आदर्श समाज का आधार क्या है? उनका आधार, आदर्श समाज का आधार है स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारा। विषम रूप समान रूप से भाईचारे की भावना से रहें, कोई भेदभाव न करें, स्वतंत्रता हो हर काम करने की, अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ करने की स्वतंत्रता हो व्यक्ति को। समाज में सभी लोगों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अवसर प्राप्त हो, उनमें ऊंच नीच की भावना ना हो, उनमें आपस में भाई भाई की तरह प्रेम हो और वो आपस में मिलजुल करके रहते। फिर है डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र किसे कहते हैं? आपको पता है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, लोगों का लोगों के लिए लोगों के द्वारा किया गया शासन है। तो डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र केवल एक शासन व्यवस्था नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति है, यानी सब लोग जो है आपस में मेल मिलाप से मिलजुल करके काम करें और एक दूसरे का सहयोग करें। समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना जरूरी है। फिर है आदर्श समाज में गतिशीलता होने का क्या तात्पर्य है और लोगों के हितों के संबंध में लेखक का क्या कहना है? तो समाज में गतिशीलता होने का क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि कोई भी परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सके, यानी यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो वो समाज के हर व्यक्ति के पास पहुंच सके, हर जगह पहुंच सके, यानी सबको पता चले भी ये बदलाव हुआ है। समाज के सभी लोग सब लोगों के हितों का ध्यान रखें, यानी एक दूसरे की भलाई करें, सबका भला करें और उनका ध्यान रखें और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ही काम करें कि हम अपना तो स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, दूसरों का इससे नुकसान हो रहा है, ऐसा ना हो। सभी लोगों को सामूहिक सामाजिक हितों की रक्षा के प्रति सजग रहना आवश्यक है। मतलब समाज में रहते हुए हमें सबके हितों का ध्यान रखना है और सबके हित का ध्यान रखते हुए ही अपना काम करना है। ऐसे काम करने हैं जिससे कि दूसरे लोगों के लिए कुछ गलत ना हो, उनका कोई बुरा ना हो, यानी हमारा फायदा और उनका नुकसान ना हो। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हमें काम करना है। तो बच्चों ये इतने प्रश्न जो मैंने आज आपको करवा दिए हैं, अब बाकी के जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।